जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों, पूर्णिमास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है वो मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ है और यह विषय है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज की इस क्लास के दौरान हम सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा लाए हुए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय रहते जल्दी मिल सके। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर, जो कि है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, यानी कि क्या ऐसी वजहें थी, क्या ऐसे कारण थे जिनकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। So basically, the civil disobedience movement was one of the most significant movements launched by महात्मा गांधी in the course of India's freedom struggle। यानी कि जब हमारा देश भारत आज़ादी के पथ पर अग्रसर था या आगे की तरफ बढ़ रहा था आज़ादी की ओर, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया हुआ एक आंदोलन था। बेसिकली क्या कॉजेज थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के या फिर कौन कौन सी ऐसी वजहें थी या क्या कारण थे जिनकी वजह से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो क्या मेन कारण था, वो था फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर 1927 में जो है साइमन कमीशन आया था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इंडिया के अंदर भेजा गया था। बेसिकली था क्या, साइमन कमीशन जो है भारत में किस तरीके से जो है भारत को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा या भारत के अंदर किस तरीके से इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसके बारे में इंडिया में आया था। क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, सभी के सभी ब्रिटिशर्स थे, इसलिए साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से इंडिया के अंदर विरोध किया गया था। ये तो सिंपल सी बात है, जिस भी कंट्री के लिए आप काम करने जा रहे हैं या कोई लॉ फॉर्म करने जा रहे हैं, अगर उस कंट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसमें होगा ही नहीं तो कैसे कंट्री वाले बिलीव कर लेंगे या कैसे हम लोग बिलीव कर लेते कि साइमन कमीशन की सारी बातें हमारे फेवर में होंगी। सो बेसिकली सबसे पहले तो साइमन कमीशन का पूरे तरीके से अपोज किया गया, ब्लैक फ्लैग दिखाया गया साइमन कमीशन को और साथ ही साथ साइमन गो बैक का नारा दिया गया। तो यहाँ से एक फैक्ट तो आपको ये मिल जाता है कि 1927 में जो है भारत के अंदर साइमन कमीशन आया था। आगे बढ़ने पे क्या था, डिमांड ऑफ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की बात किया जाए तो बेसिकली क्या था कि जो 1928 में जब हमारा देश भारत जो था, उस समय कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें हमारे देश की कांग्रेस ने यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव जो है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखा था। पर क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरीके से जो है वो नज़रअंदाज कर दिया था। दूसरी वजह ये बन गई। और तीसरी वजह था कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सोशल रिवोल्यूशनरी। यानी कि हम सभी जानते हैं कि बेसिकली सोशल रिवोल्यूशनरी के अरेस्ट की बात किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, दैट इज़ HSRA, जो कि लीड की जा रही थी भगत सिंह के द्वारा, जिसमें कि 1929 में क्या हुआ था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब्स फेंके गए थे जो कि हार्मलेस थे, पर उसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद एक लंबी हंगर स्ट्राइक हुई। ऑलरेडी मैं इस पर आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आऊँगा, बट फिर भी आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कि उसके बाद जब अरेस्ट हुआ तो उसके बाद हंगर स्ट्राइक हुई जो कि की गई, लगभग 64 दिन तक चली। और 64वें दिन क्या हुआ, जतिन दास करके जो एक रिवोल्यूशनरी थे उनकी जो है वो एक्सपायर कर गए इस हंगर स्ट्राइक की वजह से। सो बेसिकली था क्या कि इंडिया के अंदर इस जितना भी अरेस्ट हुआ था इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुए, काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने इसका जो है विरोध किया। सो ये भी एक बेसिकली कारण बना भारत के अंदर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आने का। सो बेसिकली अगर बैकग्राउंड में और आगे बढ़े तो क्या, जैसे जैसे समय बीतता गया, एज टाइम पासेस इट बिकेम क्लियर टू द नेशनलिस्ट leaders that the British government was not sincere in meeting the demand of the for dominant status, and therefore the Indian National Congress met an emergency session at Lahore दिसंबर 1929। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सभी को हमारे देश के अंदर जितने भी रिवोल्यूशनरी थे या क्रांतिकारी लोग थे, उन्हें समय के साथ साथ लगने लगा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे फेवर में कुछ भी नहीं करने वाली, यानी कि हमारे फेवर में कोई डिसीजन लेने वाली नहीं है, या फिर जो हमारी डिमांड है डोमिनियन स्टेटस की वो हमें नहीं मिलने वाली है। इसीलिए 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसमें हमने क्या किया, डोमिनियन स्टेटस को रिप्लेस कर दिया। और जिस टर्म
टर्म से रिप्लेस किया, दैट इज़ पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी थे युवा वर्ग के और सभी, उन सभी का एक पर्टिकुलर एम हो गया कि अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी डोंट वांट दैट डोमिनेंट स्टेटस नाउ, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज। सो ये कांग्रेस ने अपना गोल बनाया, और कांग्रेस ने गोल बनाए साथ ही साथ इसी दिन 1930 में जो है, बल्कि हमने जो है इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया। सो बेसिकली 1929 के कांग्रेस के जो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था, इसके बाद जो है कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी को ऑथराइज किया कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है बनाइए सिविल डिसोबीडियंस का, यानी कि आप एक सविनय अवज्ञा का एक प्रोग्राम बनाइए या फिर आप इसको लॉन्च करिए। कुल मिलाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी जी को रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए जो है बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। नाउ अगर रोल ऑफ महात्मा गांधी की बात किया जाए, सो बेसिकली महात्मा गांधी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ मास मूवमेंट ऑन द लाइंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि गांधी जी ऑलरेडी इस तरीके के मूवमेंट की काफ़ी लंबे समय से जो है वो तैयारी कर रहे थे कि मास मूवमेंट हो, यानी कि काफ़ी जो है तादाद में लोग जो है ऐसा कुछ मूवमेंट किया जाए जिसमें शामिल हो। सो गांधी जी को कुछ इशू समझ में नहीं आ रहा था कि क्या टॉपिक लिया जाए। सो गांधी जी ने क्या किया कि वो कुछ ऐसा सिंबल ढूंढ रहे थे। सो ही वॉज लुकिंग फॉर अ सिंबल around which the entire movement could be centered, and he hit upon the idea of salt as a tax on salt। यानी कि वो ऐसा कोई मुद्दा ढूंढ रहे थे जो सबके पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, यानी कि आम मुद्दा हो। और अचानक से उनको ध्यान आया कि सॉल्ट टैक्स एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जो है ये मास मूवमेंट छेड़ा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसी सॉल्ट टैक्स से ही जो है वो ये गांधी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो शुरुआत हुई थी, कि जब हमने सॉल्ट टैक्स को अपोज किया था और गांधी जी ने जो है दांडी की यात्रा की थी, वो हम फर्दर स्लाइड्स में आगे चल करके देखेंगे। सो बेसिकली इन हिज ओपिनियन वॉज द जो सॉल्ट टैक्स था, इट वॉज द मोस्ट ऑपरेसिव फ्रॉम द टैक्स फॉर्म ऑफ टैक्स which humankind would devise, since salt as a basic necessity of human existence just like air and water। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गांधी जी को ऐसा लगा कि नमक जो है वो बहुत ही आम मुद्दा है, यह एक कॉमन मुद्दा है। जैसे सभी इंसान को हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरीके से नमक भी जो है कहीं ना कहीं जो है आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है। सो उन्होंने इसको जो है अपना बेस बनाया सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए। सो इनको सबसे ज़्यादा सूटेबल जो चीज़ लगी जो है आगे बढ़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के, वो लगी जो है वो सॉल्ट लॉ, यानी कि सॉल्ट लॉ को ब्रोक करना, या फिर ये कहें कि नमक कानून को तोड़ना, जिसको लेकर वो फर्दर आगे बढ़े। चलिए जानते हैं दांडी मार्च के बारे में, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हम कह सकते हैं कि मेन सूत्रधार था, या फिर जिसकी वजह से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। सो बेसिकली दांडी मार्च, जिसको कि सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, कमेंस्ड ऑन 12 मार्च 1930। यहाँ पे जिन फैक्ट्स को मैंने लाल किया है, रेड में मार्क कर रखा है, उन पर आपका ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो इससे पुटअप होते हैं, या आपको बेसिकली इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस डेट में और क्या फैक्ट्स थे दांडी मार्च के। सो बेसिकली द दांडी मार्च कमेंस्ड ऑन 12 मार्च 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, जो कि गुजरात में है, टुवर्ड्स द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी विच इज़ अबाउट 390 किलोमीटर इन डिस्टेंस। साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर के एक कोस्टल विलेज था दांडी, गुजरात में ही, जहाँ जो कि 390 किलोमीटर लगभग कहा जाता है। कहीं जगह पर कुछ फैक्ट्स में 385 भी लिखा है। सो यहाँ पर अबाउट 390 की बात हो रही है। तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जो कि 390 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस था, 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। सो गांधी जी जब इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया तो उनके साथ जो है टोटल फॉलोवर्स कितने थे? 78, यानी कि 78 फॉलोवर्स के साथ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा जो है वो कवर करी। सो दे कवर्ड द डिस्टेंस बिटवीन साबरमती आश्रम एंड दांडी इन 25 डेज। टोटल टाइम कितना लगा उन्हें? 25 डेज का। एंड रीच द कोस्ट ऑफ दांडी ऑन 6 अप्रैल 1930, यानी कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी 390 किलोमीटर की, साबरमती से दांडी तक की, और उसको 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने कवर कर लिया। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों में नमक उठा करके ये दिखाया कि मैंने सॉल्ट लॉ जो है वो तोड़ दिया है। सो गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉज एंड लॉन्च द मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सो गांधी ने वहाँ पर नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने वहीं से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज़ कर दिया। अगर देखा जाए तो जब गांधी जी ने वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन
का आगाज़ गुजरात में किया, उस समय भारत के और भी बहुत सारे हिस्सों में जो है इस तरीके का आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि सरोजनी नायडू की बात की जाए तो सरोजनी नायडू वॉज अमंग द लीडर्स हु वॉज अकम्पनीड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द दांडी मार्च। सरोजनी नायडू ने जो है उनको इसमें सहायता प्रदान करी। साथ ही साथ मैं आगे अभी आपको और बताऊंगा, जिसमें सी राजगोपालाचारी के केलप्पन ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने जो है दांडी मार्च को सपोर्ट किया और अपने अपने जगहों पर जहाँ पर वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में उन्होंने जो है इसी तरीके से सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक किया। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होने में जो है वो दांडी मार्च का बहुत ही अहम योगदान रहा है, या फिर ये कहें कि दांडी मार्च की वजह से ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। बात करते हैं कि ये जो अब ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अलावा भी और कई जगहों पर हुआ था दांडी मार्च के जैसा ही आंदोलन। तो हमको बता देना चाहूँगा कि तमिलनाडु में जो था वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था, सिमिलर मार्च किया गया था जो कि त्रिचुनापल्ली से लेके वेदारण्यम तक किया गया था। दूसरी चीज़ गुजरात में ही सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। और तीसरा है के केलप्पन के द्वारा जो मालाबार कोस्ट है हमारा, हम जानते हैं 2 कोस्ट हैं इंडिया के, जब ज्योग्राफी के लेक्चर्स में आप सबके बीच में लेके आऊँगा तो उसको भी बताऊँगा। एक को कोरोमंडल तट कहते हैं और एक तरफ को मालाबार कोस्ट कहते हैं। सो मालाबार कोस्ट में जो है के केलप्पम के द्वारा किया गया, सरोजनी नायडू के द्वारा गुजरात में किया गया, सी राजगोपालाचारी के द्वारा जो है वो तमिलनाडु में सेम इसी तरीके का एक मार्च जो है प्रोटेस्ट वो किया गया। सो लाख्स ऑफ पीपल यानी कि कई लाखों में लोग जो है, जनसंख्या में लाखों के लोगों की संख्या में जो है लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इस जो गांधी दांडी मार्च था इसको जो है वो कह सकते हैं कि एक ऐसा रूप प्रदान कर दिया कि ब्रिटिशर्स को जो है, या फिर ये कहें कि पूरे वर्ल्ड में जो है इस चीज़ का मतलब ये जो दांडी मार्च था वो फेमस हो गया। सो जानते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि इस दांडी मार्च के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि लार्ज स्केल ऑफ बॉयकॉट हुए, कि मतलब जो स्कूल्स में लोग पढ़ रहे थे उस समय उन सब का बॉयकॉट किया गया, कॉलेजेस का, ऑफिसेस का, ऑफिस में काम करने वालों ने ऑफिस छोड़ दिया, कॉलेजेस का बॉयकॉट किया, स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए। साथ ही साथ जो फॉरेन गुड्स थे उन सबको जला दिया गया, मतलब पब्लिकली जो है फॉरेन गुड्स का जो कहते नहीं कि स्वदेशी आंदोलन जब चला था तो विदेशी सामान जितना भी था उनकी आगजनी की गई। साथ ही साथ तीसरी चीज़ किया गया कि लोगों ने टैक्स पे करना जो है छोड़ दिया, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस समय इंडिया में टैक्स लगे थे उन सबको जो है उन्होंने जो है पे करना ही छोड़ दिया। मेनली एक हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं जिनको हम सभी जो है वो मतलब खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने भी जो है वो खुदाई खिदमतगार करके जो है एक संस्था बनाई थी जिसको कि रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। इन्होंने पेशावर रीजन में जो है काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा था। सो इन्होंने भी जो है काफ़ी जो है बड़ा रोल प्ले किया था इसके दौरान, यानी कि जो दांडी मार्च था इसके दौरान में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का भी रोल जो है वो दांडी मार्च से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार, ये इनका भी जो खुदाई खिदमतगार थे ये भी एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर थे सारे के सारे, इन्होंने भी किसी तरीके का वायलेंस जो है नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा इन और एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। यानी कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर, इसमें गवर्नमेंट ने बाद में क्या रिस्पांस किया और किस तरीके से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपने अंत तक पहुंची। सो बेसिकली द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीच इट्स पीक बाय एंड फर्स्ट हाफ ऑफ 1930, यानी कि 1930 के लगभग हाफ जब यानी कि बीच का टाइम चल रहा था, ये कहें जून जुलाई के आसपास का जो समय था, उस टाइम पे जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो अपने पीक पर था। साथ ही साथ सिंस द मूवमेंट रिमेन्ड लार्जली नॉन वायलेंट द गवर्नमेंट फेल इनटू द ट्रैप डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू नॉट डू, यानी कि वही वाली बात होती है कि भाई जो शादी का लड्डू है वो खाओ तो भी पछताओ और ना खाओ तो भी पछताओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस भुलावे में आ गई थी, मतलब या फिर इस डाउट में आ गई थी जो, क्योंकि ये जो मूवमेंट हुआ था ये बहुत ही पूरा नॉन वायलेंट था, तो ब्रिटिशर्स के पास कुछ ऐसा इशू नहीं था, वजह नहीं था कि वो इसको किस तरीके से दबाएं या फिर रॉलेट एक्ट जैसा प्रावधान ले करके आ जाते इसमें, क्योंकि ला नहीं सकते थे क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंट था। सो वो इस अचंभे में थे कि अब हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करें, मतलब वो डाउट में थे कि उन्हें इसका फेवर करना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए।
बाद में जब गांधी जी ने क्या किया कि जो धरसना सॉल्ट वर्क करके जो फैक्ट्री थी वहाँ पर जब उन्होंने मतलब ये जताया कि मैं अब फिर से जो है एक नया प्रोटेस्ट शुरू करने जा रहा हूँ धरसना सॉल्ट वर्क से रिलेटेड। सो जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो फिर हमारे हाथ से तो इस तरीके से इंडिया निकल ही जाएगा। सो उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी जी को जो है अरेस्ट ऑर्डर कर दिया, जिसकी वजह से जो है 4 मई 1930 को गांधी जी जो है अरेस्ट हो गए। सो ये जितनी भी चीज़ें थी, यानी कि इस पूरे के सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, ये रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स वगैरह जो थे, ये सब क्या हुआ न्यूज़पेपर में, विदेशों में, सब तरफ सर्कुलेट हो गए। सो पूरे विश्व में जो है ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो इंडिया का जो ये फ्रीडम स्ट्रगल था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया, ये पूरे विश्व में सभी तरफ सभी को मालूम चल गया इसके बारे में, और ब्रिटिशर्स की काफ़ी इससे बेइज्जती भी हुई। नाउ कंक्लूजन क्या निकल करके आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का? सो बेसिकली इन 1930 बिकॉज ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट इंडिया एंड गांधी रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। यानी कि 1930 में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ या सॉल्ट सत्याग्रह हुआ या ये जो भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था या अहिंसावादी प्रोटेस्ट जो था, इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी और भारत पूरे विश्व के जो परिदृश्य पे देखा जाए या विश्व पटल पे जो है देखा जाए, वो पूरे विश्व पटल पे छा गए। यानी कि हर किसी को पूरे वर्ल्ड में ये मालूम चल गया कि इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन है और ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडियंस के साथ जो है अनजस्ट ट्रीटमेंट कर रही है या ज़्यादती कर रही है। क्योंकि ह्यूमैनिटी का भी एक ग्राउंड ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में तब भी एग्जिस्ट करता था, आज भी एग्जिस्ट करता है। सो इन ह्यूमैनिटेरियन जो बिहेवियर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कर रही थी, उसकी वजह से जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बेइज्जती सी होने लगी। अभी क्योंकि उसी समय जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ब्रिटिश क्राउन का जो उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड थे वहाँ पर, उनका प्रेशर था लॉर्ड इरविन पे, क्योंकि लॉर्ड इरविन उस समय भारत के अंदर वायसराय थे। सो उनका प्रेशर था लॉर्ड इरविन पे तो कि इस डेडलॉक को, ये जो सिचुएशन है इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करो। सो इसीलिए लॉर्ड इरविन ने भी चाहते थे कि इस इशू को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। सो लॉर्ड इरविन की वजह से जो है गांधी जी को जो है जनवरी 1931 में जो है जेल से रिलीज़ किया गया, और उसके बाद गांधी और इरविन जी के बीच में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। सो गांधी इरविन पैक्ट के जो आउटकम निकल करके आए, उसकी वजह से या ये कहें कि गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने डिसीजन लिया कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेता हूँ, और साथ ही साथ कुछ शर्तों पर जो है गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ, और गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, और फर्दर जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है एज पर लॉर्ड इरविन या लॉर्ड इरविन जी के कहने पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के या कांग्रेस की तरफ से या गांधी जी ने भी जो है सेकेंड राउंड टेबल में लंदन में जो है वो पार्टिसिपेट किया। सो बेसिकली इस पूरे क्लास के दौरान हम सभी ने गांधी इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी पाई। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था और आपको इससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसे शेयर करते रहें और जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय रहते जल्दी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।